Welcome again, students. Today's topic is conservation of momentum, and with this topic, we're going to complete the chapter Force and Laws of Motion. So, students, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन का मतलब है फिजिक्स में नो चेंज. दैट मीन्स कोई चीज़ कांस्टेंट रह रही है. ठीक है. और अब जब हम कंजर्वेशन के साथ मोमेंटम लगा रहे हैं तो इट मीन्स मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं इट विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीन्स यानी कि मोमेंटम डज नॉट चेंज और इट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कोलिजन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स. तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोलिजन यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली यूज़ होता है. ठीक है. तो नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली एप्लीकेबल टू एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम को ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जब सिस्टम आपका आइसोलेटेड है तभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पे कंसेप्ट जो है अप्लाई होगा. अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई भी अदर एन अनबैलेंस्ड फोर्स ही है वो, लेकिन उस एजेंट से आ रही है जो आपके सिस्टम में नहीं है. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एट्सेट्रा. इसको समझने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्सेस आपको इस तरह से समझा सकती हूँ. इंटरनल फोर्स होती है और एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स आ गई यानी कि फ़र्ज़ कीजिए दो गाड़ियाँ आपस में कोलाइड कर रही हैं. ठीक है. दो गाड़ियों के बीच में कोलिजन हो रहा है. तो वो जो दो गाड़ियाँ आपस में फोर्स, यानी कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे जो फोर्स लगी या तो उनको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे, यानी कि वो सिस्टम से फोर्स आ रही है. लेकिन एक्सटर्नल हम फोर्स बोलेंगे, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, तो वो आगे एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो यानी कि इसमें हमने क्या करना है, जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो यानी कि हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को हमने निगलेक्ट करना है, कंसिडर नहीं करना है. तो चलिए अब हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं अच्छे से विद फॉर्मुलेशन के साथ. स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैंने ये अच्छे से बनाया है पहले ऑलरेडी, और उसके बाद मैं फिर आपको दोबारा से यही बना के खुद लिख के दिखाऊंगी. यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है. हम दो बॉल्स कंसीडर करेंगे. सपोज करेंगे हमारे पास दो बॉल. ये फ़र्ज़ कीजिए आपका बॉल ए है ऑफ मास m1 और है बॉल आपका b ऑफ मास m2. ठीक है. अब ये दोनों बॉल्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 और u2 रिस्पेक्टिवली. यानी कि a की क्या है इनिशियल वेलोसिटी? u1. ठीक है. ये क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. और u2 क्या है? बॉल b की इनिशियल वेलोसिटी. अब ये दोनों जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेते हैं, यानी कि कोलिजन हो गया, एक दूसरे के साथ टकरा गए. ठीक है. अब जब टकरा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, m1 ने फोर्स अप्लाई की m2 के ऊपर. लेट इट बी एज FA फोर्स. ये किसके ऊपर लगी? m2 बॉल B के ऊपर. बॉल A ने फोर्स लगाई बॉल B के ऊपर. ठीक है. FA. इसी तरह से बॉल B ने भी फोर्स लगा दी बॉल A के ऊपर. लेट इट बी एज FB. ठीक है. ये आ गया ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम. अब जब कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स A और B जो है ऑफ मास 1 और मास m2, ये अब दोबारा से क्या करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या मूव करते हैं
विद देयर फाइनल वेलोसिटीज। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई कोलिजन के बाद, ठीक है, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या आ गई, लेट इट बी एज v1, बॉल ए की फाइनल वेलोसिटी किसकी है, ये बॉल ए है, आप याद रखिए इसलिए मैंने ये ए की साइड लिखे है। बॉल ए की फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई आफ्टर कोलिजन, और बॉल बी की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गई, v2, ठीक है, ये क्या आफ्टर कोलिजन। बॉल ए के केस में इनिशियल मोमेंटम क्या है ऑफ बॉल ए का बिफोर कोलिजन, क्या निकला, मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मास क्या था m1, मोमेंटम होता है ना, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा m1 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या थी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी u1, ठीक है, ये आ गया बिफोर कोलिजन। अब हम देखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए का, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या निकलता है, मास m1 और फाइनल वेलोसिटी क्या थी बॉल ए की, v1, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमें निकालना है अगर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो आपको पता है क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज m1 v1 माइनस m1 u1, लेट m1 कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, v1 माइनस u1, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब जैसे आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ा था हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, ठीक है, तो हम फोर्स किसके ऊपर है, जो फोर्स ऑफ बॉल ए की थी एफ ए, जो उसके ऊपर एग्जर्ट हुई, तो कितनी है वो एफ ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या है m1 v1 माइनस u1 बाय टाइम, ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज की बात करें इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, तो लेट इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लिख देंगे। इसी तरह से हमने बॉल बी का भी वैसे ही निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे उसका भी, फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, तो वैसे ही हम देखेंगे, देखिए मैंने ये लिखा हुआ है। इसी तरह से बॉल बी का भी हमने लिखा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन, जैसे बॉल बी का मास था m2 और इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल बी की u2, दैट इज मोमेंटम आ गया मास इनटू वेलोसिटी m2 u2, इस तरह से फाइनल मोमेंटम भी हमने निकाला, फिर चेंज इन मोमेंटम, और ये मैंने इस तरह से, फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वैसे ही ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एफ बी भी हमने वैसे निकाली, ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया इक्वेशन 2। तो ये था बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब हमने देखा ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन यानी कि जब वो बॉल्स आपस में टकराए थे, तो उस वक्त क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे बॉल आपस में टकराए, ठीक है ना, जब कोलिजन हुआ तो जो बॉल ए है उसने फोर्स एक्सर्ट की किसके ऊपर, बॉल बी के ऊपर, तो लेट इट बी एज हमने क्या लिया था एफ ए फोर्स, वो किसके ऊपर एक्सर्ट की, बॉल बी के ऊपर, और बॉल बी ने भी क्या किया, फोर्स एक्सर्ट की किसके ऊपर, बॉल ए के ऊपर, और वो हमने उसको क्या नाम दिया एफ बी, ठीक है। तो इस कोलिजन के वक्त क्या होता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो जाता है, यानी कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि जो फोर्स बॉल ए ने लगाई वो उसी के ऊपर एक और फोर्स लगी बॉल बी ने भी अप्लाई की, लेकिन वो क्या थी, इक्वल थी मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेके एफ ए जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ बी में, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन
ये हमारी इक्वेशन 1 थी, और जो बॉल बी की इक्वेशन 2 को लेके हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, ये दोनों एफ ए हमने निकाला था। जैसे एफ ए यहाँ पे m1v1 माइनस u1/t है, इसी तरह से, और एफ बी हमारी क्या है, m2v2, और ये दोनों इक्वेशंस हम इस तरह से एफ ए और एफ बी की जगह लगाएंगे। एफ ए के नीचे आएगा m1v1 माइनस u1/t इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस u2/t। ठीक है, तो हम दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, टाइम जो है दोनों कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, m1, मैं ब्रैकेट्स भी यहीं पे खोल रही हूँ, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू, माइनस है तो माइनस का ख्याल रखें आप, माइनस का मतलब आपको मैंने भी पहले ही बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में m2v2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m2u2। ठीक, मैं क्या करूँगी, इनको रीअरेंज करते हैं, m1v1 ये वाला हम यहाँ ले आएंगे, प्लस m2v2, ये यहाँ चला गया, m1u1 माइनस था प्लस हो गया, और ये हमारा यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, m2u2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो देखिए इस तरह से हमारी इक्वेशन आई। m1v1 क्या है, फाइनल मोमेंटम बॉल ए का, और साथ में क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, विच इज इक्वल टू m1u1 दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो जब हम फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए और बॉल बी का हमें क्या देता है, टोटल बॉल ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी का, ये हमें क्या देता है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जब हमारे फाइनल मोमेंटम जो होंगे बॉल ए और बॉल बी के हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसी तरह से जब हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी को ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, यानी कि जो मोमेंटम बॉल्स का बिफोर कोलिजन से पहले था, यानी कि जब कोलाइड हुए उससे पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी रहा। तो ये हमें क्या बताता है कि जो टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल मोमेंटम जो है वो का सिस्टम जो है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या हम बोल सकते हैं या रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरी। तो और हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे कि देयर इज़ प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो तब हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, दैट इज देयर इज नो चेंज, वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है।